सो हेलो एवरीवन। क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणित प्रकाश पार्ट 2 का पेज नंबर 28, 29, 30 में जितने भी फिगर इट आउट करके क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और ये इस चैप्टर का लास्ट फिगर इट आउट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो चैप्टर है फ्रैक्शंस इन डिस्क्रीज, ये खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलुरु in 2025 is about to 50% of its population in 2000। क्वेश्चन में दिया गया है कि बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन है ये 2025 का दे दिया गया है, 2025 का दिया गया है टू 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन 2000। इफ द पॉपुलेशन इन 2000 वाज 50 लाख, अगर 2000 में जो पॉपुलेशन थी ये अगर 50 लाख हो तो व्हाट इज द पॉपुलेशन इन 2025, तो 2025 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो हमें पॉपुलेशन निकालना है 2025 का, तो इसी को लिखेंगे द पॉपुलेशन इन 2025। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे द पॉपुलेशन इन 2025। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन 2025 में थी ये 250% दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है 250%। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिखेंगे, ऑफ पॉपुलेशन इन 2000। यहाँ पे जो लिखा हुआ लिख रहे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन इन 2000। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 250 और परसेंट को हम तोड़ते हैं तो पता होगा नीचे 100 आ जाता है, तो 100 लिख दिए, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई कर दिए। और 2000 में जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। 2000 में जो पॉपुलेशन थी वो 50 लाख थी, तो हम यहाँ पर 50 लाख लिख लिए। ठीक है। अब सिंपली इसको काट दो, ये 1 0 1 0 कट गया, ये 1 0 1 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25 का 5 बच गया, 2 5 2 जा 10 और 2 12, तो 125 लाख हो गया। तो बस यही आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2025 इज अबाउट 8.2 बिलियन। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये 2025 का 8.2 बिलियन दिया गया है। द पॉपुलेशंस ऑफ सम कंट्रीज इन 2025 आर गिवन। यहाँ पर देखो कुछ कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है, जैसे जर्मनी का 83 मिलियन दिया गया है, इंडिया का 1.46 बिलियन दिया गया है। इस तरह से 4 कंट्री का यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में है कि मैच देम with their approximate percentage share of the world wide population। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया गया है, तो जैसे जर्मनी का अगर 83 मिलियन ये पॉपुलेशन दिया गया है तो इसका परसेंटेज क्या होगा आपको इसमें से मैच करना है, फिर इंडिया का क्या होगा मैचिंग करना है। ठीक है, तो इसको मैच करके दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर हिंट में दे रखा है, हिंट दे रखा है कि राइटिंग दिस नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एस्टिमेटिंग कैन हेल्प। मतलब इन नंबर्स को बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ताकि आपको एस्टिमेट करने में हेल्प मिलेगा। अब देखो ये जो परसेंटेज आएगा ना, ये हो सकता है कि एग्जैक्ट ना आए, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना परसेंट आएगा, हो सकता है कि एग्जैक्टली इतना परसेंट ना आए। अब जैसे हो सकता है कि 17.2 आए तो आप उसको 18% लिख सकते हो। ठीक है, वो होगा एक अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। समझ में आया। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन दिया गया है या फिर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन दी गई है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये 8.2 मिलियन है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये दिया गया है 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियन। इसके बाद जर्मनी का अगर पॉपुलेशन देखो तो ये 83 मिलियन दिया हुआ है। जर्मनी का पॉपुलेशन, जर्मनी
का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, 83 मिलियन। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे, बट एक चीज़ अगर आप देखो, परसेंटेज निकालने के लिए ये जो यूनिट है ये इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। ये बिलियन में है और ये मिलियन में है, तो यूनिट को सेम करना है, मिलियन को बिलियन में करना है, ठीक है। तो मिलियन को बिलियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो याद रख लेना, अभी मैं बता दे रहा हूँ, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मिलियन हो जाता है बिलियन में कन्वर्ट, क्योंकि यूनिट कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर आंसर गलत निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 0.083 ये देखो बिलियन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिए हम, ठीक है। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो पॉपुलेशन का परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हमने आपको एक पहले के पेजेस में जो फिगर आउट वाले क्वेश्चन है उसको करवाया था। तो परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि जिसका भी परसेंटेज निकालना हो, जैसे जर्मनी का परसेंटेज निकालना है तो जर्मनी का जो ये पॉपुलेशन है 0.083 बिलियन, ये हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर दे दिया गया था 8.2 बिलियन, इसको हम नीचे लिखेंगे 8.2 बिलियन, इसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 100 कर देंगे। देखो यहाँ से ये बिलियन बिलियन कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर यूनिट चेंज नहीं करते तो ये कटता नहीं, तो दिक्कत होता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि यूनिट आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है, जैसे ये मिलियन में था तो हम बिलियन में किए हैं। अच्छा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 नंबर है तो यहाँ पर 3 जीरो उतर गया, यहाँ पर एक, इसके बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दिए। इससे क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 83/82। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लेना, मैं समय बचाने के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। 83 को जब हम डिवाइड करते हैं 82 से, कितना आ रहा है 1.012 लगभग, यानी 1.01 आ रहा है, 1.01 ये आ गया परसेंट में। बट हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालना, क्योंकि देखो 1.01 कहीं नहीं है, ठीक है, 1.01 कहीं नहीं है, लेकिन हम इसको 1.01 के जगह पे 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 1% इसको बोल सकते हैं, ये अप्रोक्स निकल जाएगा, 1% अप्रोक्स निकल गया, ठीक है ना। तो ये जर्मनी का पॉपुलेशन का परसेंटेज निकला। सेम इसी प्रकार से अब हम इंडिया का निकालेंगे। इंडिया का 1.46 बिलियन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो दिया गया है 1.46 बिलियन, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी तरीका वही होगा। अब ये ऑलरेडी बिलियन में दिया गया था, इस वजह से ये ऑलरेडी बिलियन में दिया गया है, इसको हमें बिलियन को जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि ये मेरा यहाँ पर मिलियन में दिया हुआ था, इस वजह से इसको बिलियन में कन्वर्ट किए। बट ये ऑलरेडी जब यहाँ पर बिलियन में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉपुलेशन निकालेंगे। जिसका पॉपुलेशन निकालना है, इंडिया का पॉपुलेशन का परसेंटेज निकालना है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 1.46, टोटल पॉपुलेशन नीचे लिखेंगे। वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर 8.2 दिया गया है, ठीक है, ये बिलियन में है, ये बिलियन में है, और ये 8.2 ये भी बिलियन में हो गया। यूनिट यहाँ पर सेम है और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 लिखेंगे। यहाँ से ये बिलियन बिलियन कट जाएगा, इसमें पॉइंट हटा तो यहाँ पर इसके बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो उतर गया और इसका पॉइंट हट के यहाँ पर 1 जीरो आ गया। यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल गया 1460/82। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेना। यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि समय बचेगा, ठीक है। 1460 डिवाइड करना है 82 से, कितना आ गया लगभग 17.80 आ रहा है, 17.804, 17.804%। तो
इसको हम अप्रॉक्सीमेट 17 से 18 कर सकते हैं ना, यानी लगभग 18% इसको हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग ये 18% मेरा निकल गया। तो यहाँ पर जर्मनी का हम परसेंटेज निकाल लिए, इंडिया का निकाल लिए, अब हम बांग्लादेश का निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पे इधर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बांग्लादेश का जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो 175 मिलियन है। तो यहाँ पर बांग्लादेश पहले लिख लेते हैं। बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन है ये दिया गया है 175 मिलियन। ठीक है, तो ये मिलियन में है, जबकि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है बिलियन में दिया हुआ है, तो इसको भी बिलियन में कन्वर्ट करेंगे। तो बिलियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताएं कि 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट बिलियन में। यहाँ 3 जीरो है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.175 बिलियन हो गया। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश। तो इसका कितना दिया हुआ है 0.175 बिलियन, ये ऊपर लिखेंगे। और वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है कितना दिया गया था 8.2 दिया था ना, 8.2 बिलियन, 8.2 बिलियन इसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। देखो सारे क्वेश्चन में जिसका भी परसेंटेज निकालना है ऊपर लिख देंगे, टोटल जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन वो नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से ये बिलियन बिलियन कट गया, पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर इसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटाएं इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगा दिया, यहाँ से ये 3 जीरो कट गया। यहाँ पे कितना निकल गया 175/82। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पर है 175 डिवाइड बाई 82 है, 82 कितना आ रहा है 2.13, 2.13% तो इसको हम अप्रॉक्स में 2% बोल सकते हैं, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मेरा बांग्लादेश का भी परसेंटेज निकल गया। अब एक लास्ट बच गया यूएसए का, तो यहाँ पर यूएसए का निकालते हैं हम नीचे। यूएसए का जो पॉपुलेशन है ये दिया गया है 347 मिलियन, ये भी मिलियन में है तो इसको भी बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा बिलियन में कन्वर्ट। तरीका हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। तो इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.347 बिलियन हो जाएगा, होगा। अब इसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, तो इसका यहाँ पर 0.347 बिलियन यूएसए का पॉपुलेशन ऊपर, वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8.2 बिलियन नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 करेंगे। यहाँ से बिलियन बिलियन कट गया, पॉइंट हटाए, यहाँ पर 3 नंबर है 3 जीरो उतार दिए, इसका पॉइंट हटाए तो यहाँ पर 1 जीरो आ गया, ये कट गया। तो यहाँ बच गया 347/82। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो अब, 347 डिवाइडेड बाई 82 कितना निकल रहा है 4.23 तो 4.223 को हम कितना ले, सॉरी 23 है ना, 23 है, तो 4.23 को हम कितना ले सकते हैं, लगभग 4% ही ले सकते हैं, 4% ही ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इतना मेरा आ गया। तो अब अगर हम देखें, हम यहाँ पे जितना का भी पॉपुलेशन निकाले हैं ये देख लो। सबसे पहले अगर हम जर्मनी का पॉपुलेशन निकाले तो कितना निकला 1%। तो हमें यहाँ पर मैच करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, देखो मैच दें, तो जर्मनी का कितना निकला 1%, 1% यहाँ पर है, मैचिंग करना है तो हम यहाँ पर ऐसे मैच कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया का जो यहाँ पर हमने पॉपुलेशन जो परसेंटेज निकाला वो 18% निकला, तो इंडिया का 18% देखो कहीं होगा, देखो यहाँ पर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हमने बांग्लादेश का निकाला, बांग्लादेश का मेरा कितना निकला था 2.13%, मतलब 2%।
तो बांग्लादेश का यहाँ पर हम 2% इसका ये वाला ले सकते हैं, या ये भी होगा, ठीक है। और यूएसए का मेरा निकला यहाँ पर 4%, बट यहाँ पर देखा जाए तो 4% कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या कहीं इसमें मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर सकते हो आप। तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पर परसेंटेज देने में ही यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई होगी, ठीक है। तो हो सकता है इसका जो परसेंटेज है यहाँ पर नहीं दिया हुआ हो, तो आप इसका यहाँ इक्वल टू लिख के 4% कर देना, क्योंकि इसका 4% ही आएगा, जो कि यहाँ पर ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर होता है मिसप्रिंट, जो नई वाली अभी एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है ना, ये इसमें बहुत सारा मिसप्रिंट हुआ है, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज़ ₹8250। मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ए जीएसटी ऑफ 18% इज़ एडेड टू द प्राइस। अब इस प्राइस में 18% जीएसटी ऐड हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फाइनल प्राइस ऑफ द फोन इंक्लूडिंग द जीएसटी। तो जीएसटी इंक्लूड करके फाइनल प्राइस इसमें से क्या होगा, यही आपको निकालना है। आपको फाइनल प्राइस निकालना है ना। तो फाइनल प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर जीएसटी लगा हुआ हो तो जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी इन इट। जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा और जीएसटी जितना भी उसमें लगेगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जैसे जो फाइनल प्राइस है, सॉरी ओरिजिनल प्राइस जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 8250। तो हम ओरिजिनल प्राइस जो मोबाइल फ़ोन का था 8250 ये लिख लिए, प्लस है प्लस जीएसटी 18% का लग रहा है, 18% का, तो इसका हम 18% निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 18% ऑफ 8250। तो यहाँ पर ये 8250 रहने देते हैं, प्लस प्लस 18% टूटता है तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर आ गया 8250, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे देखो, अगर आप यहाँ पे काट दोगे ना तो इसमें से जो सही आंसर है वो नहीं निकाल पाओगे, तो इसको काटना नहीं। तरीका क्या है समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट निकल जाएगा 0.18, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 8250 होगा। तो एक तो आंसर आपका ये वाला निकल जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखो तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा 8250 प्लस 0.18, और यहाँ पर है 8250। तो ये एक ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। 8250 है, 0.18 है, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई है ना। तो एक तो ये आपका ऑप्शन नंबर 6 सही है। अच्छा, एक ऑप्शन और इसमें से सही है, वो क्या है देखो। एक तो तरीका ये हो गया बनाने का, दूसरा तरीका एक और है। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो 8250 है और ये जो 8250 है, इसको हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं। एक आंसर आपका आ चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये तो यहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं 8250, या फिर यहाँ से भी आप बोल सकते हैं चलो इसको यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, तो यहाँ से ये कॉमन निकाल लिए। अब अगर ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो होता ही है ना किसी भी नंबर में। फिर आगे प्लस है प्लस, फिर यहाँ पर अगर हम इसको निकाल दे तो यहाँ पर ये वाला नंबर बच जाएगा 0.18 होगा। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझना कि इसको आप अगर कॉमन निकाल ले रहे हो तो इसको आपने यहाँ पर बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 0.18, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए, ऐसे समझना, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई तो होता ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 8250 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.00 और 0.18, पॉइंट वाला जोड़ आना चाहिए आपको, तो 1.18 आएगा, तो 1.18। तो ये आपका एक आंसर और निकल जाएगा, ठीक है, 8250 और 1.18, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 5 और 6 ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, द मंथली परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ ऑफ माइस इन अ लैब इज गिवन। किसी लैब में माइस का जो पॉपुलेशन है वो हर महीने बदलते जाता है,
माइस मतलब समझ रहे हो ना, चूहों को माइस बोला जाता है, ठीक है। एक चूहा को माउस बोला जाता है और बहुत सारे चूहों को माइस बोला जाता है। तो किसी लैब में चूहों का जो मंथली परसेंटेज है हर महीना में बदलते जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है कि मंथ 1 में ये +5% हो गया, दूसरे मंथ में ये -2% हो गया, तीसरे मंथ में ये बदल कर -3% हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर इनिशियल पॉपुलेशन पी दिया गया हो तो, अगर शुरुआत का पॉपुलेशन पी दिया गया हो तो। अच्छा, अगर इनिशियल पॉपुलेशन पी दिया गया हो तो अगर आपको फाइनल पॉपुलेशन निकालना है, हर मंथ हर साल अगर पॉपुलेशन या कुछ भी चेंज होता है, पॉपुलेशन घटता है या बढ़ता है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे फाइनल पॉपुलेशन का। फाइनल पॉपुलेशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है P इंटू 1 + R1/100। फिर इसी प्रकार से 1 + R2/100 एंड इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाता है। मतलब कि जितना भी यहाँ पर परसेंटेज दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3% दिया हुआ था, इसीलिए हमने R1 R2 R3 लिया। अगर आगे और भी रहता तो हम आगे इसी तरह से आगे और भी हम बढ़ाते जाते, R4 R5 जितना तक भी परसेंटेज चेंज होगा, जितने महीने का होगा या जितने साल का होगा, वो हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इनिशियल जो पॉपुलेशन है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, पॉपुलेशन मत समझ लेना, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर जो इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि जो प्रिंसिपल समझ लेना, वो कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़, इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो पी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखें 1 +, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले मंथ का जो आर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको समझ सकते हो 5% है। तो R1 के जगह पे 5 हो गया, नीचे 100। ठीक है, इसी प्रकार से 1 + R2 के जगह पे यहाँ पर देखो -2% है, तो यहाँ पर -2 और नीचे 100 है, नीचे 100 लिख लेंगे। और इसी प्रकार से R3 का भी यहाँ पर दिया हुआ है -3। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अब -3% है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, R3 की जगह पे -3/100 लिखेंगे। समझ में आया। अब चूंकि यहाँ पर 2 साइन आ रहा है तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में ले सकते हो, डबल साइन आ जा रहा है तो यहाँ पे P रहने देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट कर दो, 0.05 आएगा। इसी प्रकार से 1 प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट करेंगे तो 0.02 आएगा। इसी प्रकार से 1 प्लस माइनस माइनस 2 डिजिट है, मतलब 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे, यानी कि 0.03 आएगा होगा। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 1.05 आ जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई 1.05 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो 1.00 में अगर 0.02 घटाओगे तो 10 में 2 किया 8, यहाँ पे कितना आ गया 9 और यहाँ आ गया 0, यानी 0.98 आएगा, 0.98। सेम इसी प्रकार से जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर 0.97 आएगा। तो अब आप इसको देख लेना, आप घटा के देख लेना, इसी तरह से इतना ही आएगा। अब आप ऑप्शन में अगर देखो तो जो पॉपुलेशन है ये 0.05 दिया हुआ है, यहाँ पर 1.05 आएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही यहाँ से कट गया। फिर है P इंटू पी तो है ही है, 1.05 आया है, 0.98 है, 0.97 है, मतलब कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद ये वाला तो होगा नहीं। अच्छा, इसमें 3 मंथ के बाद जो पॉपुलेशन है ये P, ये भी नहीं होगा। पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज मोर देन P बोल रहा है कि 3 मंथ के बाद जो पॉपुलेशन है, ये 3 मंथ ही हुआ ना, 1 मंथ यहाँ पर हमने जो निकाला था, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, 3 मंथ के जो बाद 3 मंथ के बाद जो मेरा पॉपुलेशन निकला वो मेरा ये निकला। तो अगर अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, क्या क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर 1.05। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ ताकि समय बचे आपके लिए। फिर है 0.98 मल्टीप्लाई 0.98,
फिर है मल्टीप्लाई 0.97, मल्टीप्लाई 0.97, तो मेरा कितना आ रहा है 0.99813, तो 998 तक ही लेते हैं, 0.998 और पी भी तो है, पी भी लिख दिए। अब ऑप्शन देखो ये ऑप्शन तो मेरा एक आया ही आया, और भी हो सकता है कुछ ऑप्शन आ जाए। तो 3 मंथ के बाद जो पॉपुलेशन है, क्या ये पी आया? नहीं, ये तो पी नहीं है, ये 0.998 है। क्या जो ये पॉपुलेशन मेरा ये आया है, ये बोल रहा है कि 3 मंथ के बाद जो पॉपुलेशन है ये मोर देन पी है, क्या ये पी से ज़्यादा है? पी से ज़्यादा है कहने का मतलब है पी को हम 1 पी लिख सकते हैं, क्या ये 1 से ज़्यादा है? क्या ये 1 से ज़्यादा है? नहीं, ये 0.9898 है ना, तो ये तो 1 से ज़्यादा नहीं है ना, 1 से तो ये कम ही है, ये 0 पॉइंट है, समझ रहे हो ना, ये 1 से ज़्यादा नहीं है, ये 1 से कम है। अगर यहाँ पर ये 1 रहता तब 1 से ज़्यादा होता। तो यहाँ पर फिर आगे में बोला गया है कि जो पॉपुलेशन है 3 मंथ के बाद क्या पी से कम है, तो बिल्कुल ये पी से कम है, पी यानी कि 1 पी, ठीक है ना, तो ये 1 से तो कम ही आ रहा है, तो यानी कि ये वाला भी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो द पॉपुलेशन आफ्टर 3 मंथ्स वाज लेस देन पी। तो आप ये वाला ऑप्शन चाहो तो यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, अ शॉपकीपर इनिशियली सेट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विथ अ 35% प्रॉफिट मार्जिन। एक शॉपकीपर है जो कि शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट पर 35% का प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लेता है। ड्यू टू पुअर सेल्स के कारण ही डिसाइडेड टू ऑफर अ 30% डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो पुअर सेल के कारण ये डिसाइड करता है कि वो सेलिंग प्राइस में 30% का डिस्काउंट देगा। तो विल ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो अपने आंसर का जो भी वैलिड रीजन आ रहा है उसको लिखो। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि अपने प्रोडक्ट पर 35% का प्रॉफिट मार्जिन सेट कर रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कुछ तो होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का वो 100 है, ठीक है, 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट CP इज इक्वल टू ₹100। हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। अब इसका प्रॉफिट परसेंट, वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेट कर लिया था कितना परसेंट का? 35% का, ठीक है। तो ये इनिशियल जो उसका एसपी होगा, इनिशियल एसपी कितना होगा? इनिशियल एसपी क्या होगा? तो एसपी के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको पहले भी ये वाला फॉर्मूला बताया हुआ है। तो ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 35 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 35 लिख लिए और बाई यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हुआ है? 100। यहाँ से ये और ये कट गया, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 135। मतलब कि जो इनिशियल एसपी मेरा निकल गया वो 135 निकल गया। मतलब कि अगर जो शॉपकीपर था वो 35% का प्रॉफिट मार्जिन से उस प्रोडक्ट को बेचता तो उसे 135 रुपया मिलता, ठीक है। बट क्वेश्चन में जैसे बोला गया था कि पुअर सेल्स के कारण वो डिसाइड करता है कि वो 30% डिस्काउंट देगा, मतलब इस प्राइस में वो 30% का डिस्काउंट देगा। तो इसका हम 30% निकालेंगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट लिख लेते हैं, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना का दे रहा है, तो हम लिख लेते हैं 30% का डिस्काउंट दे रहा था इस पे, 30% ऑफ 135 होगा। तो ये सॉल्व करेंगे, 30/100 हो गया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया 135। यहाँ से एक जीरो कट गया, 5 2 ज़ा 10। नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भी दिक्कत नहीं था, बट चलो कर दिए तो कर ही देते हैं, मतलब नहीं काटते यहाँ पर तो भी चल जाता, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के पहले पॉइंट कर देते हैं, बट काट दिया है तो ठीक है, चलो आगे काट ही देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 81/2 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 40.50 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना।
तो मेरा ये डिस्काउंट निकल गया ₹40.50, ये रुपीज़ में निकलेगा, ठीक है। तो जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो गया, मतलब इतना का अगर डिस्काउंट दिया तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, न्यू एसपी। तो ये जो मेरा 135 दिया गया था, जो प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट पे वो बेच रहा था, इस पे हम डिस्काउंट मेरा जो निकला इसको घटा देंगे, यानी कि 135 में से माइनस कर देंगे 40.50 को। दोनों को घटाओगे, घटाने तो आता ही होगा, 135.00 और हो गया 40.50, इसको घटा लेना। घटाओगे, 10 में 5 गया 5 होगा, यहाँ 4 हो गया 9, यहाँ पर हो गया 13 में 4 गया तो 9, मतलब 94.50। कितना आ गया, 94.50। देखो मेरा ये जो एसपी है ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब न्यू एसपी मेरा ये निकल गया। अब अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो, कॉस्ट प्राइस है 100 और सेलिंग प्राइस है 94.50, तो ज़्यादा कौन सा कौन सा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि मेरा यहाँ पर सीपी ज़्यादा आ रहा है एसपी से। तो जब सीपी एसपी से ज़्यादा आए, जब सीपी एसपी से ज़्यादा आए तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, लॉस होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है। तो यही आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था कि उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो उसे ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा, चूंकि सीपी ग्रेटर है एसपी से, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ अगर वो भी निकालना है तो दोनों घटा दो, सीपी का 100 था, सीपी 100 है और एसपी मेरा यहाँ पर 94.50 है, दोनों को घटाओगे तो लगभग 5.50 आएगा। घटाने के लिए मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ठीक है, वैसे घटा लेना। तो यहाँ पर 5.50 का लॉस हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि इसे ओवरऑल लॉस हुआ। बट एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा गया था कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि जो डिस्काउंट दिया गया था 30% ना, जो क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया था 30%, ये ज़्यादा होता है प्रॉफिट मार्जिन से। डिस्काउंट जो होता है 30% जो है ये ज़्यादा होगा 35% के प्रॉफिट मार्जिन से। तो इसी का यहाँ पर रीज़न लिखना है ना, तो लिख लेना, रीज़न लिखना था तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं क्या कारण है, कि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि द डिस्काउंट 30% ऑन मार्क प्राइस, एमपी लिख देते हैं, मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन द प्रॉफिट मार्जिन। और प्रॉफिट मार्जिन मेरा कितना था 35% से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कारण लिख सकते हो। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द रीजन मार्क्ड ई इन द फिगर। फिगर में जो मार्क्ड ई करा हुआ है, अब आप सोच रहे हो भैया इसमें फिगर ही कहाँ है, फिगर नेक्स्ट पेज में दिया गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो ई है ये कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना परसेंट एरिया इसका होगा ई का, वो आपको निकालना है। तो परसेंट निकालने से पहले कितना एरिया होगा ये निकालना पड़ेगा। अब एरिया इसका निकालेंगे कैसे, इसको अच्छे से समझना। देखो सबसे पहले अगर हम ए का एरिया निकाल ले, एरिया ए का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ए, चूंकि सबका एरिया निकालेंगे तभी जाके ई का एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ ए, तो ए का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया ये इधर से हम लोग देखेंगे कितने यूनिट का है, 1 2 3 4, और इधर भी अगर हम देख ले तो 1 2 3 4, मतलब और ये तो बराबर ही होगा ना, और ये बराबर होगा, यानी कि 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16 यूनिट हम बोल सकते, 16 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया में स्क्वायर होता है पता होगा। तो हम ए का यहाँ पर एरिया निकाल लिए 16 स्क्वायर यूनिट। अगर हम बी का एरिया निकालेंगे तो इधर से गिनो कितना हो रहा है, 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ बी,
और यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? सेम इसी प्रकार से अगर हम सी का एरिया निकालें तो यहाँ पर 1 2 3 4 और इधर 1 2 पार्ट में है, यानी 4 × 2 होगा। एरिया ऑफ अगर हम सी निकालें, एरिया ऑफ सी, तो यहाँ पर 4 × 2 हो गया, ये हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब अगर हम इसका एरिया निकालें, इसमें 2 पार्ट आ जा रहा है डी एंड ई। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ ही दे रहे हैं। अगर हम इनका पूरा का एरिया अगर हम देखें, ए बी सी, अगर हम तीनों को ऐड कर दे, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी एंड सी, एरिया ऑफ ए बी एंड सी, तीनों को ऐड करेंगे तो 16 + 24 + 8, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। अब देखो इतना कुछ बस इसलिए करना पड़ा है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो 4 यहाँ पर हमें रेक्टेंगल टाइप में दिख रहे हैं, ए बी सी, और ये पूरा ले ले, ठीक है, डी और ई पूरा मिला के ले ले, तो ये 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड है। आप सोच रहे होगे भैया ये तो इक्वल नहीं है, इसका हमने जब एरिया निकाला तो कुछ और निकला, 16 निकला, इसका 24 निकला, ये 8 निकला, इक्वल तो नहीं है चारों। बट अगर आप देखो ध्यान से तो इन तीनों का एरिया को इसी वजह से निकाला है, इन तीनों का जब हमने एरिया निकाला तो वो निकला 48। तो अब अगर हम पूरे का, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ होल रीजन, एरिया ऑफ होल रीजन, तो ये यहाँ पर देखना ये कितने हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से भी 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 8, 8 × 8 ये हो जाएगा 64 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अब अगर हम डी और ई का अगर एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, 2 तरीका है, या तो पूरा में से इन तीनों के एरिया को घटा दो, या तो इसका एरिया निकालोगे। तो इसका एरिया निकलेगा, इसका एरिया जो निकलेगा पूरे से घटाने के बाद भी सेम वही होगा, और डायरेक्ट निकालेंगे तो भी वही होगा। तो अब अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो 64 में 48 घटाएंगे, एरिया ऑफ डी एंड ई निकाल ले, एरिया ऑफ डी एंड ई अगर हम निकाल ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरे इसको हम घटा के भी निकाल सकते हैं, या तो फिर जैसे कि मैंने कहा कि 1 2 3 4 हुआ इधर, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 हुआ, तो 4 × 4 भी कर सकते हैं। तो 4 × 4 ही करके अगर हम निकाल ले तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों करा हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि ये चारों का एरिया इक्वल हुआ। इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि तीनों का जब एरिया मिला के, ए बी सी का एरिया मिला के 48 हो रहा है, और पूरा का जो एरिया है वो अगर 64 है, और दोनों को घटा देने के बाद 16 स्क्वायर यूनिट एरिया आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ये चारों का जो एरिया होगा वो मतलब 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में ये डिवाइड है, ये 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में ये डिवाइड है। क्योंकि अगर आप 48 को काटोगे 3 से तो ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो, चौथा पार्ट कितना होगा, ये 16 ही होगा। समझ रहे हो ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो ये सब आप बना के दिखा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये सब आपको ऐसे ही बनाना है, लिखना है कि द इंटायर फिगर is divided into 4 इक्वल रेक्टेंगल्स। जो पूरा फिगर है वो 4 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड है। क्यों डिवाइड, हमने अभी करके भी दिखा दिया। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, जैसे समझना, मैं यहाँ पे एक रफ स्केच कर रहा ताकि आपको समझ में आए। सपोज कि ये अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है इस तरह से, और अगर आपको एक पार्ट
निकालना हो, एक पार्ट इसका निकालना हो, एक पार्ट निकालना हो, तो इसको हम 1/4 लेंगे। यानी कि एरिया हमें किसका निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, एरिया हमें ई का निकालने के लिए बोला गया था ना, हमें इस ई का एरिया निकालने के लिए बोला गया था। तो अगर हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस पार्ट को निकाल ले, क्योंकि चूंकि हमने ये निकाल लिया कि 4 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड है, तो अगर एक पार्ट निकालना होगा तो 1/4 होगा। सिंपल सा बात है, फ्रैक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो एरिया हम अगर ई का निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि 1/4 होगा, ठीक है। बट अगर आप इसको भी देखो तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक जो ये फिगर है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है ना, ये जो ई है ये पूरा जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो अगर हम ई का एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें भी 1/2 होगा, ये दो भाग में बटा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा। यानी कि इसका भी हम 1/2 कर लेंगे इस तरह से। यानी कि ई का जो एरिया मेरा निकल जाएगा 1/8 निकल जाएगा। बट आपको एरिया नहीं, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ परसेंट ऑफ लिख लो, एरिया ऑफ ई कर दो। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सिंपल है, परसेंट लगा देंगे। ये अगर काटेंगे तो ये 4 के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, ये 4 के टेबल में 25 बार में कटेगा। और अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दोगे कितना निकल जाएगा, 12.5%। तो ये इसका आंसर हो गया। ई का एरिया का जो परसेंट होगा ये 12.5% हुआ। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज 5% ऑफ 40 एंड व्हाट इज 40% ऑफ 5। अब देखो यहाँ पर 5% ऑफ 40 है और यहाँ पर 40% ऑफ 5 है। इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज 25% ऑफ 12 एंड व्हाट इज 12% ऑफ 25। इसी का फिर देखो यहाँ पर उल्टा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज 15% ऑफ 60 एंड व्हाट इज 60% ऑफ 15। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस करा। तो पहले हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम 5% ऑफ 40 करें, अगर हम 5% ऑफ 40 करें तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 5% टूटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और 40, ये हो गया 0 0 कट गया, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और ये 5 5 कट गया। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। इसी प्रकार से अगर हम 40% ऑफ 5 कर ले, अगर हम 40% ऑफ 5 करें, देखो इसी का उल्टा, ये 5% है, 5 यहाँ पर आ गया और 40 यहाँ था तो यहाँ पर 40% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 40/100 होगा, परसेंट टूटेगा तो ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर आ गया 5, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और ये 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी वैल्यू मेरा 2 ही निकला है। सेम इसी प्रकार से अब आगे हम 25% ऑफ 12 कर ले, ये तो 5% ऑफ 40 और 40% ऑफ 5 वाला हो गया। अब अगर हम 25% ऑफ 12 निकाल लेते हैं तो 25% टूटेगा तो नीचे 100 आ गया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और 12, यहाँ से हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, फिर 5 के टेबल में कटेगा, 5 4 जा 20, ये 4 के टेबल में 3 बार में कट जाएगा तो इसका वैल्यू 3 निकला। अब इसी का उल्टा यहाँ पर दिया होगा 12% ऑफ 25, तो अब हम यहाँ पर 12% ऑफ 25 निकाल रहे हैं। देखो अब चाहो तो इसको ABCD करके बना सकते हो, इसे आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर 12% टूटेगा तो नीचे 100 आ गया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर हो गया 25, ये 25 के टेबल में 100 4 बार में कट जाएगा और 4 3 जा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी 3 निकला। तो यहाँ पर इस केस में देखो ये दोनों सेम आया, इस केस में यहाँ पर देखो ये दोनों सेम आया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा वाला ले ले, यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 15% ऑफ 60 और 60% ऑफ 15। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15% ऑफ 60, तो होगा यहाँ पर 15% टूटा, नीचे 100 आ गया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई 60, ये 0 0 कैंसिल, ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये हो गया 2 3 जा 6, ये हो गया 3 3 जा 9।
अब इसी का उल्टा हम करेंगे, 16% ऑफ 15 करेंगे, 60% ऑफ 15, क्वेश्चन में तो ये दिया था ना। तो यहाँ होगा 60/100, परसेंट उठा तो नीचे 100 आया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर है 15। यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये हो गया 2 3 जा 6। तो यहाँ पर भी अब हम अगर 3 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इस केस में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इक्वल आया। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस करा। तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पर यहाँ पर भी 2 2 आया, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है ये सेम आया, अगर उल्टा करके निकाल रहे थे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है ये सेम आया, और यहाँ पर भी जो वैल्यू है ये सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि वी नोटिस, लिखेंगे वी नोटिस इन एवरी केस, इसको अगर हम x% मान ले, इसको अगर हम x मान ले तो बोल सकते हैं x% ऑफ, और इसको अगर y मान ले, ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। अब देखो इसी ये 60 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं y% ऑफ, और ये 15 को हम x माने थे, मतलब 15 को हमने x माना है और 60 को हमने y माना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम 15% ऑफ 60 लिखते तो 15 के जगह पे x हम माने हैं, 60 के जगह पे y माने, तो यहाँ पर 60 के जगह पे y% और ऑफ 15 के जगह पे यहाँ पे x हो गया। तो ये दोनों बराबर आ गया, मतलब कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। इस चीज़ को हम नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, यही आ रहा है कि x% ऑफ y निकाल रहे हैं और y% ऑफ x निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। x% ऑफ y और y% ऑफ x का वैल्यू इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट। अब आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन यू मेक अ जनरल स्टेटमेंट, क्या आप इसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो हमें एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जनरल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो, अभी हमने जो निकाला हुआ है ना वही वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। उसको स्टेटमेंट में हमें बना के लिखना है। जैसे x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x जो आया, इसको हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे इस तरह से स्टेटमेंट में कि द परसेंटेज ऑफ वन नंबर टेकन from another remains the same even if the numbers are interchanged, आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरचेंज्ड। समझ में आ गया। जो हमने निकाला था ना x% ऑफ y और y% ऑफ x, उसी को हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दिया कि द परसेंटेज ऑफ वन नंबर, हमने एक नंबर x का परसेंटेज लिया दूसरे नंबर y से, तो वो सेम आ रहा है अगर उसका नंबर को हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो, मतलब x के जगह पे y के जगह पे x कर दे रहे हैं तो। ठीक है, अब इसी में एक और यहाँ पर पूछा गया है कि जस्टिफाई इट यूजिंग एल्जेब्रा का यूज़ करके इसको जस्टिफाई करो, मतलब कि कंपेयर करो x% ऑफ y एंड y% ऑफ x, ये कैसे इक्वल आएगा, इसको जस्टिफाई करो। तो यहाँ पर हमें एल्जेब्रिक जस्टिफिकेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एल्जेब्रिक जस्टिफिकेशन कैसे ये इक्वल आएगा। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर x% ऑफ y हमें निकालने बोला था, तो हम यहाँ पर x% ऑफ y कर दिए। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो x% ऑफ y लिखा है ना, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा। इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो परसेंट टूटा, नीचे 100 आया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई हो गया y, तो हम यहाँ पर xy/100 कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम y% ऑफ x निकाल ले तो y का
वाई के जगह वाई रहने दिए, परसेंट टूटा, नीचे 100 आ गया, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया एक्स। इसको भी अगर हम सॉल्व करें, दोनों मल्टीप्लाई करें, तो ये भी तो एक्स वाई ही आएगा, और नीचे हो गया 100। तो यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल आया, मतलब कि जो रिजल्ट मेरा ये आया था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, ये बिल्कुल सही है, हो गया आंसर। तो बस इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सकर्शन फॉर इट्स स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज करता है। एक्सकर्शन का मतलब हो गया कोई स्कूल ट्रिप या पिकनिक वगैरह, ठीक है, इसको एक्सकर्शन बोला जाता है। तो 40% ऑफ देम आर ग्रेड 8 स्टूडेंट्स एंड द रेस्ट आर ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। तो उसमें से 40% ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स है, और बाकी जो भी बच गए वो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं। अमॉन्ग दीज ग्रेड 8 स्टूडेंट्स 60% आर गर्ल्स। तो ये जो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हैं इनमें से 60% गर्ल्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है कि आप ड्राइंग, एक रफ डायग्राम ड्राइंग बना लो जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊँ, जैसे सपोज कर लो कि एक स्कूल है जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है एक्सकर्शन अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 40% जो है वो ग्रेड 8 का स्टूडेंट्स है, और बाकी जो बच गया वो ग्रेड 9 का स्टूडेंट्स है। तो ऑब्वियस ये बात है, अगर पूरा ये 100% है, इसमें से अगर मान के चलो हम यहाँ से 40% अगर हम ये यहाँ पर गर्ल्स ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स ले ले, 40% अगर हम ग्रेड 8 का स्टूडेंट्स ले ले, तो बाकी ये जो मेरा बच गया ये मेरा 60% होगा। ये पूरा 100% है, इसमें से 40% अगर ग्रेड 8 का स्टूडेंट्स है, ये ग्रेड 8 का स्टूडेंट्स है, और बाकी जो बच जाएगा 100 में 40 घटा देंगे तो 60% ऑब्वियस ये बात है कि ये ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमॉन्ग दिस ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स के अमॉन्ग 60% आर गर्ल। अब इनमें से 60% जो है वो गर्ल्स है। तो जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 60% है ये गर्ल्स है, और बाकी ये जो मेरा 40% बच गया, 40% हो गया, ये तो बॉयज़ होगा, ठीक है। मतलब ये बस एक हिंट बोला गया था कि आप एक रफ डायग्राम बना लो, बट मुझे नहीं लगता कि ये नेसेसरी था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग टू द एक्सकर्शन आर ग्रेड 8 गर्ल्स। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स जा रहे हैं एक्सकर्शन के लिए जो कि ग्रेड 8 के गर्ल्स हो। ग्रेड 8 के गर्ल्स जो कि एक्सकर्शन के लिए जाएंगे उसका परसेंटेज कितना होगा वो आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स, इसी का परसेंटेज निकालने बोला था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ग्रेड 8 का गर्ल्स का बात करें तो देखो ये यहाँ पर 60% दिया गया है, तो हम यहाँ पर 60% लिखेंगे। ऑफ, हम हमेशा यहाँ पर टोटल लेते हैं, और टोटल हमने यहाँ पर बताए थे ग्रेड 8 में जो टोटल स्टूडेंट्स था ये पूरा कितना था 40%। यहाँ पर इसी वजह से मैंने आपको पूरा ये रफ डायग्राम भी बना के दिखाया था, और यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि 40% स्टूडेंट्स ग्रेड 8 के हैं, तो हम यहाँ पर 40% कर देंगे, ठीक है। अच्छा, परसेंट टूटता है तो हमें पता है कि नीचे 100 आ जाता है, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई होता है, और ये यहाँ पर हो गया 40%। इसको नहीं तोड़े परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज ही निकालना है, ठीक है ना। अब ये 2 जीरो यहाँ से इस तरह से कट जाएगा, 1 जीरो कट गया, ये 6 4 जा कितना हो गया 24। चलो नीचे लिखते हैं, ये हो गया 24%। तो ग्रेड 8 का जो गर्ल्स का जो परसेंट निकल गया वो 24% निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका हो चुका है, ठीक है। ये 8 का 1 था, 8 का 2 बनाते हैं। अब आगे है कि हाउ मैनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स। तो ग्रेड 8 गर्ल्स कितने होंगे, ग्रेड 8 गर्ल्स कितने होंगे ये आपको अब यहाँ पर बताना है। अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू द एक्सकर्शन इज 160। अब यहाँ पर ये जो टोटल नंबर ऑफ ये स्टूडेंट्स का बात करा गया है ना,
तो ये ग्रेड 8 का ही बात करा गया है, इसीलिए यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेड 8 गर्ल्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रेड 8 के गर्ल्स का ये परसेंट दिया हुआ था, इसको नंबर में निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड 8 ए है, ठीक है ना, ग्रेड 8 गर्ल्स, या फिर नंबर ऑफ लिख सकते थे यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स। तो 24% दिया गया था, 24% ऑफ टोटल नंबर जो दिया है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिया हुआ है वो यहाँ पर है 160। ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, ध्यान से समझना। ये पूरा ये परसेंटेज में दिया हुआ था 60%, आपको याद होगा। ठीक है, 40% गर्ल्स ग्रेड 8 वाला इधर था, 9 वाला इधर था। ग्रेड 8 का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज था ये 40% था, है ना, ये परसेंट में था। अब इसी का नंबर में ये दिया हुआ है 160। ठीक है, तो यार हमने यहाँ पर ऑलरेडी गर्ल्स का जो ग्रेड 8 के गर्ल्स का जो परसेंटेज निकाला है 24% निकाला है, तो 24% ऑफ 160 कर दिए, है ना। 24 रहने देंगे, परसेंट टूटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया 160। सिंपली इसको सॉल्व करना है, ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा, इसके बाद यहाँ से कटेगा नहीं, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 384 आएगा। इसे कटेगा 2 का टेबल में, लेकिन फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 384 आ जाएगा, और नीचे 10 है, 10 रहने देंगे। तो यहाँ से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, 38.4 आ जाएगा। तो ये लगभग 38 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में तो कोई हो नहीं सकता है ना, तो हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होगा ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स, ऑफ ग्रेड 8 गर्ल्स, वो कितना हो जाएगा, 38 होगा। पॉइंट में तो नंबर निकल नहीं सकता है ना, इसलिए 38 ही होगा अप्रॉक्स में। तो बस यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। अ शॉपकीपर सेल्स पेंसिल्स एट अ प्राइस सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। एक शॉपकीपर है जो कि पेंसिल्स बेच रहा है, वो कुछ इस तरह के प्राइस से बेचता है कि सेलिंग प्राइस 3 पेंसिल्स का जो सेलिंग प्राइस है ये 5 पेंसिल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो डज ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, तो उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो जो भी होगा, प्रॉफिट हो या लॉस होगा, उसका परसेंटेज क्या होगा ये भी आपको निकालना है। तो ये बाद में निकलेगा, पहले ये निकाल के देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सेलिंग प्राइस 3 पेंसिल का इक्वल है 5 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के। सपोज कर लो कि हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपया है, मान लेते हैं, लिखते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू ₹1। हमने एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लिया, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 पेंसिल्स का बोला जा रहा था, तो हम यहाँ पे 5 पेंसिल ले लेते हैं। तो फिर ऐसे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू 5 × 1 हो जाएगा, यानी कि 5 × 1 = 5 हो जाएगा, तो 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि सेलिंग प्राइस 3 पेंसिल का इक्वल है कॉस्ट प्राइस 5 पेंसिल के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि SP सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया, SP ऑफ 3 पेंसिल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 5 पेंसिल। ये तो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 5 पेंसिल का 5 रुपये निकाल लिए हैं, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹5 होगा। समझ में आया? देखो ध्यान समझना, कॉस्ट प्राइस हमने एक पेंसिल का 1 रुपये माना, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 रुपये।
अब क्वेश्चन में गिवन दिया गया था कि सेलिंग प्राइस 3 पेंसिल का जितना होगा 5 पेंसिल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। और कॉस्ट प्राइस हमने देखो ये कॉस्ट प्राइस ही था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये यहाँ पर लिखना था कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स कितना दिया हुआ है, 5 रुपये दिया हुआ है। यानी कि ये और ये अगर इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये इक्वल होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स इक्वल टू ₹5। ठीक है। अब अगर हम एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकाल ले तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल्स। एक पेंसिल का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ₹5/3 होगा। ठीक है। अच्छा, एक पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस था ये ₹1 था, और एक पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है ये मेरा 5/3 निकला। अब आप ही बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 1 है, तो ऑब्वियस ये बात है 1 पॉइंट जो समथिंग आएगा वो ज़्यादा होगा। मतलब कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है, जो मेरा SP यहाँ पर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है CP से। और जब भी SP बड़ा हो CP से तो हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। SP अगर बड़ा हो CP से तो प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग SP माइनस CP करते हैं। ठीक है। SP कितना दिया हुआ है, SP हमने यहाँ सेलिंग प्राइस जो निकाला गया था ये 5/3 निकाला गया था, माइनस जो कॉस्ट प्राइस है मेरा यहाँ पर 1 दिया गया था, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, इसका एलसीएम 3 के टेबल 3 1 बार में आएगा, 1 5 जब 5 हो गया, माइनस है 1 के टेबल में 3 बार में आएगा, 3 1 जा 3 हो गया, घटा दो कितना हो गया, 5 में 3 गया तो 2 हो गया, 2/3। यानी मेरा प्रॉफिट निकल गया 2/3 का। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा ही गया था कि डज ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस, तो ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2/3। ठीक है। ही मेक लिख लेते हैं, जर बोल सकते हैं ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹2/3। बट आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट भी निकालने बोला गया था, लॉस निकलता तो लॉस परसेंट निकालते, बट प्रॉफिट निकला तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट भैया कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी सिखा हुआ है। फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट अभी हमने यहाँ पर 2/3 निकाला है, तो प्रॉफिट के जगह पे यहाँ पे हमने 2/3 कर दिया, और बाई अगर हम ऐसे करेंगे तो ये 3 नीचे ही आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर CP लिख लेते हैं, CP मेरा कितना था, ₹1 था, और मल्टीप्लाई 100 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, और ये यहाँ पर 3 हो गया। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 3 6 जा 18, 10 में 8 गया तो 2, ये 0 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18, 10 में 8 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 है, इसको नीचे रहने देंगे, ये जो मेरा 66 आया इसको इधर कर देते हैं, 2 इसको इधर कर देते हैं। आप इसको चाहो तो पॉइंट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 66.66 लगभग 67% आ जाएगा, और होल में करना है तो 66 होल 2/3 आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे कर दो, दोनों ही आंसर आपका सही होगा, चाहे होल में हो या पॉइंट में हो। तो बस ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये जो 9 है ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। द बस फेयर्स वेर इंक्रीज्ड बाई 3% लास्ट ईयर एंड बाई 4% दिस ईयर। बस का जो फेयर है यानी कि जो भाड़ा है ये लास्ट ईयर 3% इंक्रीज हो गया और इस ईयर में 4% इंक्रीज हुआ। तो व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट ये जो 2 ईयर्स है इनमें जो ओवरऑल परसेंटेज होगा, जो भी इंक्रीज हुआ प्राइस, उसका जो ओवरऑल परसेंटेज होगा वही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ओरिजिनल जो फेयर है, शुरुआत में क्या फेयर था वो तो दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम एक्स मान के भी बना सकते हैं कि जो ओरिजिनल फेयर था शुरू में वो ₹X था, या फिर 100 मान के भी बना सकते हैं। आपका जो भी मन होगा वो मान के बना सकते हो। तो हम मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल फेयर इक्वल टू ₹100। हमने मान लो ओरिजिनल प्राइस जो है या ओरिजिनल फेयर जो है वो ₹100 मान लिया।
तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया था कि लास्ट ईयर 3% इंक्रीज हुआ बस फेयर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बस फेयर आफ्टर इंक्रीज 3%। बस का जो फेयर है 3% इंक्रीज होने के बाद कितना होगा, तो इसके लिए जो भी ओरिजिनल फेयर होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में करके 3% ऑफ ओरिजिनल फेयर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 100 का 100 रहने देंगे, प्लस है 3% टूटा, नीचे पता है 100 आ जाता है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया 100। इसको यहाँ से काट सकते हैं, 100 + 3 कितना हो जाएगा, 103 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ 103। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया। तो लास्ट ईयर 3% बस का फेयर इंक्रीज होने के बाद जो मेरा यहाँ पर फेयर आ गया वो 103 रुपीज़ आ गया। अब इसके बाद बोला गया कि इस ईयर में 4% जो फेयर है ये इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बस फेयर आफ्टर इंक्रीज 4%। अब 4% जब इंक्रीज हो जाता है तो अब बस का फेयर क्या होगा, तो अब इस पर क्या होगा, अभी 3% इंक्रीज हो गया था, तो अभी मेरा ये जो है करंट प्राइस है, इसमें प्लस करेंगे और 4% ऑफ इतना ही कर देंगे 103 का ही। ठीक है, तो ये 103 रहने दो, प्लस है प्लस 4 है, नीचे 100% टूटेगा तो नीचे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया 103। ठीक है, ये 103 को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, काट भी सकते हैं बट पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 = 12, 4 1 = 4, और 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट कर देते हैं। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ दो 103.00 और 4.12, तो यहाँ पर आ जाएगा 107.12। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 107.12। ठीक है, ये रुपीज़ में ही आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि ओवरऑल परसेंटेज निकालो जो भी प्राइस इंक्रीज हुआ। तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, प्राइस ओवरऑल इंक्रीज हमें निकालना पड़ेगा। ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ ये पहले निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत में मेरा जो ओरिजिनल फेयर था वो 100 रुपीज़ था, और अभी जो मेरा फेयर आ गया इन 2 ईयर्स के बाद वो 107.12 आ गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 107.12 और माइनस कर देंगे मेरा जो ओरिजिनल फेयर है 100 इसके साथ। ठीक है, तो इनको घटाएंगे तो 107.12 में से 100 घटा दो तो 7.12 आ जाएगा। समझ रहे हो, और हमें इसका परसेंटेज निकालना था, ओवरऑल परसेंटेज निकालना, तो हम यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। तो नीचे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज, इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये आपको पहले पता होगा, जो जिसका भी निकालना होगा हमें इसका निकालना है तो इसको ऊपर लिखते हैं, जो ओरिजिनल प्राइस होता है नीचे लिखते हैं, ओरिजिनल प्राइस 100 है, और मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 7.12%। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड द एरिया इज अनचेंज्ड, तो बाई व्हाट परसेंटेज डज द ब्रेड्थ डिक्रीज बाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को हम 10% इंक्रीज कर दे, 10% बढ़ा दे, तो एरिया अगर ना बदले, एरिया वही रहे जो पहले था, इसके लिए ब्रेड्थ को हम कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे, ब्रेड्थ को हम कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे ये आपको निकालना है। देखो, इसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल का जो ओरिजिनल लेंथ और ब्रेड्थ होगा पहले वो मान लेते हैं। लिखते हैं कि लेट ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू L। हमने मान लिया कि ओरिजिनल लेंथ L है एंड ओरिजिनल ब्रेड्थ
ओरिजिनल ब्रेड्थ इक्वल टू बी। हमने ओरिजिनल लेंथ L मान लिया है और ओरिजिनल ब्रेड्थ B मान लिया है। तो ओरिजिनल एरिया कितना होगा? ओरिजिनल एरिया कितना होगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू बी होता है, यानी L इंटू बी। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में जैसे बोला गया था कि अगर लेंथ 10% इंक्रीज हो जाए, अगर लेंथ 10% इंक्रीज हो जाए तो नया लेंथ कितना निकलेगा? नया लेंथ कितना हो जाएगा 10% इंक्रीज होने के बाद? तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे न्यू लेंथ आफ्टर 10% इंक्रीज। तो जो नया लेंथ निकलेगा 10% इंक्रीज होने के बाद वो कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरा ओरिजिनल लेंथ होगा वो लिखेंगे। ओरिजिनल लेंथ हमने L माना था, प्लस 10% ऑफ L कर देंगे। ठीक है, जितना भी परसेंट इंक्रीज हुआ है उसका हम उतना का परसेंट निकाल लेंगे, है ना। तो ये L का L जैसे का वैसे रहेगा, प्लस है 10% टूटेगा तो पता है नीचे 100 आ जाता है, तो यहाँ पर नीचे 100 आ गया। ऑफ के जगह पे जैसे जानते हैं मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर हो गया L। इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करें तो ये L का L ही रहेगा, ये 1 0 कट जाएगा। तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट अगर लगा दे तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 है तो 0.1 L लगभग इतना आएगा। अब ये L है मतलब ये 1 L है। अगर हम 1 और 0.1 को जोड़ेंगे, 1 और 0.1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.1 होगा। अगर नहीं आता है जोड़ने देख लो, 1.0 और 0.1 जोड़ेंगे तो 1.1 आएगा, यानी 1.1 L ये मेरा नया लेंथ निकल गया 10% इंक्रीज होने के बाद। समझ में आया? अच्छा, अब ये तो नया लेंथ निकल गया, नया ब्रेड्थ भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट न्यू ब्रेड्थ इक्वल टू बी डैश। हमने नया जो ब्रेड्थ है ये सपोज कर लो कि बी डैश मान लिया है। तो जो एरिया होगा वो अनचेंज्ड था, यानी कि पहले का जो एरिया था मेरा, क्वेश्चन में से बोला गया था कि एरिया अनचेंज्ड होता है, एरिया नहीं बदलता है। यानी कि पहले का जो मेरा शुरुआत में एरिया था वो L इंटू बी था, और इसके बाद जब हमने लेंथ 10% इंक्रीज कर दिया, इधर वाला जो एरिया होगा वो अलग होगा। तो इसका लेंथ 1.1 L था और हमने जो ब्रेड्थ माना है ये बी डैश माना है। समझ में आया? ये पुराना वाला एरिया है, ओरिजिनल वाला एरिया है, और ये 10% जब इंक्रीज हम लेंथ कर दिए उसका एरिया है L इंटू बी। ठीक है, यहाँ से ये L और ये L कट जाएगा, बट इस B को हम नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि ये B है और ये B डैश है ना। ये L था इसीलिए कट गया, लेकिन ये B और ये B डैश है इसलिए इसको हम नहीं काट सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1, इसके बाद एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम B डैश का वैल्यू निकाल ले तो ये 10B हो जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, 10/100B कुछ इस तरह से निकल जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कितना परसेंटेज ब्रेड्थ डिक्रीज होगा, कितना परसेंटेज ब्रेड्थ डिक्रीज होगा। तो अब हम लिखेंगे कितना पहले डिक्रीज हुआ। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ पहले। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो भी पहले का मेरा पहले डिक्रीज यहाँ पर लिख लेते हैं, डिक्रीज इन ब्रेड्थ। ब्रेड्थ में कितना डिक्रीज हुआ। तो इसके लिए जो पहले शुरुआत में मेरा जो ब्रेड था ये कैपिटल ये बी था, और अभी जो हमने ये निकाला ये बी डैश था। इन दोनों को हम घटा देंगे। जो ओरिजिनल मेरा ब्रेड था ये हमने बी माना था, L इंटू बी किए थे ना। ठीक है, और इसके बाद जो नया ब्रेड था ये हमने बी डैश माना था। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम घटा दे तो कितना ब्रेड डिक्रीज होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो ये B है और B रहने देते हैं, और B डैश का जो मेरा वैल्यू आया है 10/11B, इसको यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिए, 1 और 11 का एलसीएम 11 होगा, 1 के टेबल में 11 बार में आ जाएगा, तो ये 11B होगा, माइनस 11 के टेबल में 11 1 बार में आएगा, 1 10 या 10 हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो 11 में 10 गया तो 1 होगा, यानी 1/11
बी आएगा, यानी आप इसको B/11 बोल सकते हो, 1/11 बी या B/11, ठीक है। तो इसका हमें परसेंटेज निकालने बोला है, इसका परसेंटेज निकालने बोला है। ये तो हमें पता चल गया कि कितना ब्रेड्थ डिक्रीज होगा, कितना ब्रेड्थ को घटाना पड़ेगा, तो B/11 को घटाना पड़ेगा, ठीक है, इतना डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो अब हम इसका डिक्रीज परसेंट निकालेंगे, डिक्रीज परसेंट निकालना है हमें। तो जैसे कि हम पहले भी सिखा चुके हैं, जिसका भी हमें निकालना रहता है, इसे इसका निकालना है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, और बाई में हम ओरिजिनल वाला लेते हैं। ओरिजिनल मेरा जो ब्रेड था ये बी था, और मल्टीप्लाई हम 100 कर देते हैं। यहाँ से ये बी और बी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 100 ऊपर होगा, नीचे 11 होगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 9 जा 99, और एक बच जाएगा, एक ऊपर डाल देंगे, तो 9 होल 1/11%, ये फाइनल आंसर मेरा निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व करा है। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 11 है, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे अब हम यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन दिया गया है कि द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन अ 65 ग्राम चिप्स पैकेट इज शोन इन द पिक्चर। ये आपको चिप्स दिखाई दे रहा है, इसका जो नेट क्वांटिटी है ये 65 ग्राम का है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि पोटैटो, वेजिटेबल्स, ये सॉल्ट्स, स्पाइसेस, इन सब का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसे पोटैटो का 70% दिया हुआ है, वेजिटेबल्स का यहाँ पर 24% दिया हुआ है, सॉल्ट्स का 3% दिया हुआ है, और स्पाइसेस का 3% दिया हुआ है। ऐसे वेजिटेबल ऑयल है ये, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। तो इन सब का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट मेक्स अप इन दिस पैकेट। तो इन सब का वेट कितना होगा। जैसे पोटैटो का परसेंटेज तो दिया हुआ है, बट इसका वेट क्या होगा, या फिर वेजिटेबल ऑयल का वेट क्या होगा, सॉल्ट्स का वेट क्या होगा, या स्पाइसेस का वेट क्या होगा। तो पहले अगर हम पोटैटो का वेट निकाल ले तो लिखेंगे वेट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो परसेंट दिया हुआ है वो 70% दिया हुआ है, तो 70% ऑफ टोटल इसका जो क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी 65 ग्राम है, तो यहाँ पर 65 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। ये 70% टूटेगा तो नीचे 100, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और ये आ गया 75, ठीक है। ग्राम है, ग्राम रहने देते हैं। यहाँ से तो 1 0 कट जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि अगर काटेंगे तो फिर डिवाइड करके हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद 455 आएगा, और नीचे 10 है, 10 रहने देंगे, ग्राम लगा देंगे। 1 0 है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे, यानी कि 45.5 ग्राम पोटैटो का ये वेट निकल गया। इसी प्रकार से हम बाकी सब का भी वेट निकालेंगे। जैसे कि आगे फिर हम वेजिटेबल ऑयल जो ये था 24%, इसका भी वेट निकालेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे वेट ऑफ वेजिटेबल ऑयल का वेट निकालेंगे। तो वेजिटेबल ऑयल का जो परसेंटेज है अभी मैंने दिखाया 24% था, और जो नेट वेट दिया हुआ था, नेट क्वांटिटी, वो 65 ग्राम था। इसको सॉल्व करो, 24% रहने देते हैं, ऑफ परसेंट टूटेगा, नीचे 100, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर 65 रहने दिए। अब इसको अगर हम काटेंगे 5 के टेबल में, तो 5 2 जा 10, 5 0 0, ये 5 के टेबल में 13 बार में कट जाएगा, ये 2 10 जा 20, ये 12 बार में यहाँ पर आएगा। अब अगर आगे इसको अगर हम काटेंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर 10 रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 156, नीचे 10 है, 10 रहने देते हैं, ग्राम है, ग्राम लगा दो, 1 0 है, एक डिजिट के पहले पॉइंट कर दो, यानी 15.6 ग्राम ये इसका वेजिटेबल ऑयल का वेट निकल गया। इसी प्रकार से अगर आप बाकी का भी वेट निकालो। इसके बाद आगे यहाँ पर सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स का वेट ऑफ सॉल्ट्स लिखते हैं, वेट ऑफ
सॉल्ट का वेट, सॉल्ट का जो परसेंट है 3% है, तो 3% ऑफ टोटल जो क्वांटिटी था 65 ग्राम था, 65 ले लिए, ये हो गया 3/100 और फिर जब मल्टीप्लाई और 65 ग्राम हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद 195 आएगा, नीचे 100 है, 100 रहने देंगे, ग्राम है ग्राम रहने देंगे, 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट कर देंगे तो 1.95 ग्राम निकल जाएगा। साल्ट का भी वेट निकल गया। अब एक लास्ट और यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर स्पाइसेस लिखा हुआ है, ठीक है, स्पाइसेस, तो वेट ऑफ स्पाइसेस लिखेंगे अब हम, वेट ऑफ स्पाइसेस। तो इसका भी जो स्पाइसेस का भी जो यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है ना 3% ही है, तो ऑब्वियस ही बात है सेम यही आंसर निकलेगा। तो यही काम आपको एक बार और कर लेना है, 3% ऑफ 65 ग्राम, फिर से 3/100 हो जाएगा, आपके जगह पे मल्टीप्लाई 65, सेम यही काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 195 बाई यहाँ पर हो गया 100, तो ये 1.95 ग्राम एक बार फिर से निकलेगा। तो ये लो सबका यहाँ पर हमको वेट निकालने के लिए बोला गया था, वेट निकाल लिए हम। यहाँ पर पोटैटो का वेट निकल गया 45.5 ग्राम, इसके बाद वेजिटेबल ऑयल का जो वेट है 15.6 ग्राम निकल गया, सॉल्ट का वेट 1.95 ग्राम निकल गया, और स्पाइसेस का वेट भी 1.95 ग्राम ही निकलेगा, ठीक है। अब अगर आप इन सब को जोड़ोगे ना, तो जोड़ने के बाद जोड़ के देख लेना 65 ग्राम ही निकलेगा, 65 ग्राम ही निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 शॉप्स सेल द सेम आइटम्स एट द सेम प्राइस। 3 शॉप्स है जो कि सेम आइटम को सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। द शॉप्स ऑफर डील्स एज फॉलोज। ये जो शॉप्स है कुछ इस प्रकार के डील को फॉलो करता है, जैसे कि यहाँ पर शॉप ए जो है ये बाई 1 एंड गेट 1 फ्री का ऑफर दे रहा है, शॉप बी बाई 2 एंड गेट 1 का ऑफर दे रहा है, शॉप सी बाई 3 एंड गेट 1 फ्री का ऑफर दे रहा है। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइटम इज़ ₹100, अगर एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ हो तो व्हाट इज़ द अफेक्टिव प्राइस पर आइटम इन ईच शॉप। तो हर एक शॉप में जो अफेक्टिव प्राइस होगा पर आइटम का, पर आइटम कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे एक और एक 2 आइटम हो गया तो एक आइटम का अफेक्टिव प्राइस क्या होगा, या फिर यहाँ पर 2 और एक 3 आइटम हो गया तो इसमें से पर आइटम का यानी कि एक आइटम का अफेक्टिव प्राइस क्या होगा। तो इन तीनों शॉप के लिए जो अफेक्टिव प्राइस होगा पर आइटम का वो आपको निकालना है, और इसके बाद फिर दिया गया है कि अरेंज द शॉप्स फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट, और फिर चीपेस्ट यानी कि सस्ता से जो सबसे महंगा शॉप होगा इन तीनों में से, शॉप ए बी सी में से, ये आपको यहाँ पर लिखना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से अफेक्टिव प्राइस पर आइटम निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अफेक्टिव प्राइस निकालेंगे पर आइटम का। तो सबसे पहले हम शॉप ए का निकाल लेते हैं, ठीक है। शॉप ए क्या ऑफर दे रहा है, शॉप ए ऑफर दे रहा है बाई 1 गेट 1 फ्री, यही ऑफर दे रहा है। अगर इसका हम अफेक्टिव प्राइस निकालेंगे तो लिखेंगे अफेक्टिव प्राइस पर आइटम, पर आइटम, यही हमें निकालना था। देखो ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि अगर एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ हो, एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ हो, ठीक है। शॉप ए में टोटल कितने आइटम हो रहे हैं, एक और एक, इसमें टोटल 2 आइटम हो रहा है। शॉप बी में 2 और 1, यहाँ पर टोटल 3 आइटम हो रहा है। शॉप सी में 3 और 1, टोटल 4 आइटम हो रहा है, ठीक है। तो जब हमें अफेक्टिव प्राइस पर आइटम निकालना होगा तो पर आइटम, एक आइटम का जो प्राइस है वो आपको ऊपर लिख लेना है। एक आइटम का जो प्राइस है वो क्वेश्चन में 100 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, और टोटल जो आइटम है शॉप ए का वो बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक और एक 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे। इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 5 जा 10, 2 0 0, 50 बार में कट जाएगा। मतलब कि अफेक्टिव प्राइस पर आइटम कितना निकल गया, ₹50, ये निकल गया शॉप ए का, ठीक है।
सेम इसी प्रकार से हम शॉप बी का निकालेंगे। शॉप बी का, शॉप बी क्या ऑफर दे रहा है? शॉप बी ऑफर दे रहा है बाई 2 एंड गेट 1 फ्री। बाई 2, 2 खरीदो और 1 फ्री पाओ। तो अब हमें अगर इसका अफेक्टिव प्राइस निकालना है, अफेक्टिव प्राइस पर आइटम अगर निकालना है तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पर आइटम टोटल इसमें कितने आइटम हो गए? 1 2 और 1 3, टोटल 3 आइटम हो गए। तो टोटल जो होगा वो नीचे होगा। और 2 आइटम का जो प्राइस होगा, अगर एक आइटम का 100 है तो 2 आइटम का कितना होगा? 200। यहाँ पर एक आइटम का 100 था तो 100 लिखे थे, तो 2 आइटम का 200 होगा। एक आइटम का 100 रुपीज़, 2 आइटम का 200 हो गया। ठीक है। अब ये तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो आप इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आएगा ₹66.66 आएगा, तो 67 कर सकते हैं। ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब आपको शॉप सी का भी निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिख लो शॉप सी। शॉप सी क्या ऑफर दे रहा है? ऑफर दे रहा था ये बाई 3 एंड गेट 1 फ्री। शॉप सी का चेक कर लेना बुक में, यहाँ पर बाई 3 एंड गेट 1 फ्री है। तो इसका भी अब अगर हम अफेक्टिव प्राइस पर आइटम निकाल ले, अफेक्टिव प्राइस पर आइटम निकाल ले, तो इसमें टोटल 3 और 1 4 आइटम हो गए, तो नीचे 4, और एक आइटम का 100, तो 3 आइटम का 300 हो गया, 300 ऊपर हो गया। अगर इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, ये हो गया ₹75। तो यहाँ पर देख लो हमने अफेक्टिव प्राइस पर आइटम का निकाल लिया। अफेक्टिव प्राइस पर आइटम का शॉप ए का 50 रुपये निकला, शॉप बी का 66.67 रुपीज़ निकला, और शॉप सी का यहाँ पर 75 रुपीज़ निकला। अब जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि इन शॉप्स को चीपेस्ट से कॉस्टलीस्ट में अरेंज करो, तो सबसे सस्ता हमें कहाँ पर मिल रहा है? ये तो हमें पर आइटम 50 रुपये में मिल रहा है, यहाँ पर आइटम हमें 66 रुपीज़ में मिल रहा है, और यहाँ पर 75 में मिल रहा है। यानी कि ये हमें सबसे सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता वाला, चीपेस्ट वाला पहले लिखना है। यानी कि शॉप ए को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे शॉप ए। ठीक है। इससे बड़ा जो आएगा वो आएगा शॉप बी, और सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, शॉप ए, फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के शॉप बी, और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के लिख देंगे शॉप सी। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं इसका। अब 2 नंबर में है कि फॉर ईच शॉप, प्रत्येक शॉप में कैलकुलेट, प्रत्येक शॉप का बोला जा रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द आइटम्स। अब आपको जो भी डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा आइटम्स में, जितना भी आइटम्स खरीदो उसका जो भी परसेंटेज डिस्काउंट निकलेगा वो कैलकुलेट करो। हमें निकालना है परसेंटेज डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। सिंपल सा ये बात है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अच्छा, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ कर लेना, बता दे रहा हूँ। डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करना फ्री आइटम्स बाई टोटल आइटम्स और मल्टीप्लाई करके 100 कर देना। ठीक है। अच्छा, फ्री आइटम्स देख लो। फ्री आइटम्स अगर शॉप ए का अगर आप निकालो, शॉप ए का अगर आप डिस्काउंट परसेंट निकाल लो, ठीक है, तो फ्री आइटम इसमें कितने मिल रहे हैं? शॉप ए मेरा ये है, फ्री आइटम मेरा यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो हम ऊपर में 1 लिखेंगे। टोटल आइटम कितने थे? अब यहाँ पर टोटल आइटम मैंने 1 और 1 2 बताया, तो यहाँ पर टोटल आइटम्स के नीचे 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे। ये 2 के टेबल में 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंट निकला ये 50% निकल गया शॉप ए का। शॉप बी का अगर हम अब हम डिस्काउंट परसेंट निकाले, ठीक है, शॉप ए हो गया, ये शॉप बी हो गया। इसका अगर हम डिस्काउंट परसेंट निकाले तो फ्री आइटम्स ऊपर होगा। फ्री आइटम्स इसमें कितने हैं? तो यहाँ पर फ्री आइटम्स तो एक ही है ना। शॉप बी का फ्री आइटम फ्री हमें 1 ही मिल रहा है, तो 1 ऊपर में लिखेंगे
और टोटल आइटम्स यहाँ पर 3 था, 2 और 1 3, तो नीचे यहाँ पर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100/3 होगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 1 10, मतलब हो जाएगा 133 होल 1/3 100 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इतना होगा। ठीक है, तो इतना % हो गया। इसी प्रकार से अगर हम शॉप सी का अगर डिस्काउंट % निकाल ले तो यहाँ पर भी जो फ्री आइटम्स है ये तो एक ही है, फ्री आइटम यहाँ पर भी एक ही है, तो यहाँ पर भी 1 होगा और टोटल आइटम 4 होगा। 4 मैंने यहाँ लिखा भी था, देख लो। ठीक है, 3 और 1 4, टोटल आइटम इसमें 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये काटेंगे तो यहाँ से ये 25 बार में कट जाएगा, मतलब कि इसका जो डिस्काउंट % मेरा निकल गया 25% निकल गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमें सबका डिस्काउंट % निकालने के लिए बोला गया था, डिस्काउंट % हमने तीनों का निकाल लिया, तीनों शॉप का। अब अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़े, यहाँ पर 1 मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि सपोज यू नीड 4 आइटम, सपोज कि आपको 4 आइटम्स खरीदने हैं, तो ये तो 2 वाला है, ये नहीं खरीदोगे, ये भी नहीं खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है इसको खरीदोगे। तो सपोज आपको 4 आइटम खरीदने हैं, तो विच शॉप वुड यू चूज, आप कौन सा शॉप चूज करोगे और क्यों। ऐसे आप 4 आइटम्स यहाँ भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं 4 आइटम्स यहाँ पर नहीं खरीद सकते हो, 4 आइटम्स आप यहाँ पर भी खरीद सकते हो, 4 आइटम आप यहाँ पर भी खरीद सकते हो, 4 आइटम यहाँ पर भी खरीद सकते हो। बट यहाँ पर इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कौन सा शॉप का यूज़ करोगे और क्यों करोगे। 4 आइटम तो आपको यहाँ पर मिल रहा है, 3 और 1 4 आइटम मिल रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप 3 खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा, तो आपको 4 आइटम होगा। ठीक है, 3 खरीदोगे तो यहाँ पर 1 आइटम का अगर 100 था तो 3 आइटम का यहाँ पर 300 हो गया, तब आपको 4 आइटम मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक आइटम का 1 रुपया है, सॉरी 100 है, एक आइटम का अगर 100 रुपीज़ है तो 2 आइटम का 200 रुपया हो गया। इसमें आपको 2 और 1 3 आइटम मिल गया, 200 रुपया में 3 आइटम मिला, 4 आइटम नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें आपको कम से कम 2 को खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपका 4 आइटम होगा, समझ रहे हो ना। बट अगर आप शॉप ए में देख लो, आप इसमें अगर देख लो तो एक आइटम का मेरा 100 ही रुपया लगेगा, एक आइटम का 100 रुपया और एक हमको फ्री मिल जाएगा, तो टोटल मेरा 2 आइटम हो गया। अगर हम इसको 2 को खरीद लेंगे, अगर इसको हम 2 को खरीद ले, इसको अगर हम 2 खरीद ले तो ये हमको ये मेरा 2 हो जाएगा और फ्री भी 2 हो जाएगा, 2 2 4 आइटम मेरा हो जाएगा। और हमको यहाँ पर खर्च कितना करना पड़ा, 100 और 100 200, 2 बार खरीदे तो 200 खर्च करना पड़ा, तो यहाँ पर 200 हम खर्च करके 4 आइटम हमको मिल जाएगा, 200 खर्च करके 4 आइटम मिल जाएगा। और यहाँ पर 200 खर्च करके हमको 3 ही आइटम मिल रहा है और यहाँ 300 खर्च करके 4 आइटम मिल रहा है। तो सस्ता हमें कहाँ पड़ेगा, सब जहाँ पर सस्ता होगा हम वहीं से ना सामान खरीदेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है शॉप ए हमें सस्ता पड़ेगा, हमें 200 में ही 4 आइटम मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपली इसमें ना आपको थोड़ा सा बना के बस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि आई चूज, ठीक है, लिखना है आई चूज शॉप ए, मैं शॉप ए चूज करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कारण भी बता दिया क्यों हम शॉप ए चूज कर रहे हैं। ठीक है, शॉप ए बिकॉज, कारण लिख दो क्यों, बिकॉज इट गिव्स 4 आइटम्स फॉर द लोएस्ट कॉस्ट। कितने रुपए मिल रहा है, ब्रैकेट में आप चाहो तो ये भी लिख दो। इसमें 4 आइटम हमें 200 रुपये में मिल जा रहे हैं, इसी वजह से हम शॉप ए को चूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है। तो बस ये आपका यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। इन अ रूम ऑफ 100 पीपल 99% आर लेफ्ट हैंडेड। 100 पीपल के एक रूम में 99% लेफ्ट हैंडेड हैं, तो हाउ मैनी लेफ्ट हैंडेड पीपल हैव टू लीव द रूम टू ब्रिंग दैट परसेंटेज डाउन टू 98%।
तो कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम से निकल जाएं, लीव कर जाएं कि परसेंटेज डाउन होके 98% हो जाएगा। देखो इसमें जो जो दिया हुआ पहले लिखते जाते हैं। रूम में टोटल 100 पीपल है तो लिख लेते हैं टोटल पीपल इन द रूम। टोटल पीपल इन द रूम। रूम में टोटल कितने पीपल है? 100 पीपल है, जिसमें से बोला जा रहा है 99% लेफ्ट हैंडेड है। तो अगर हम नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल निकाल लें, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड बराबर 99% दिया हुआ है लेफ्ट हैंडेड, तो 99% ऑफ 100 करेंगे, 100 का 99% निकाल लेंगे, इससे पता चल जाएगा लेफ्ट हैंडेड कितने होंगे। तो 99/100 मल्टीप्लाई 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 99। मतलब नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल कितना हो गया? 99 हो गया। एक रूम में 100 पीपल है जिसमें से 99 लोग लेफ्ट हैंडेड हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम से लीव कर जाएं कि इसका परसेंटेज डाउन होकर 98% हो जाएगा। तो अभी तो हमें पता नहीं है कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम से लीव कर जाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि x लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम से लीव कर जाते हैं। लिखेंगे कि लेट x लेफ्ट हैंडेड पीपल लीव। मान लेते हैं कि x लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम से निकल जाते हैं। तो रूम में टोटल 100 पीपल थे, x लेफ्ट हैंडेड निकल गया तो कितना बच गया? लिख लेते हैं वो चीज़। टोटल पीपल रिमेन्स। कितने पीपल बच गए? तो 100 माइनस x कर देंगे। इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड 99 है और इसमें से फिर x लेफ्ट हैंडेड निकल जाते हैं तो कितना बच गया? मतलब कि यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंडेड पीपल कितने बचे वो लिखेंगे। नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल रिमेन इक्वल टू 99 माइनस x होगा। अब अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है कितने पीपल बच गए, मतलब इसका अगर हमें परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको तरीका क्या बताया था, जिसका भी निकालना होगा तो इसका हमें निकालना है। नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडेड पीपल जो बचा हुआ है इसका निकालना है, तो ये ऊपर लिखते हैं हम लोग। फिर ये जो मेरा दिया हुआ है टोटल पीपल जो रिमेन्स बच गया ये नीचे यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीप्लाई हो जाता है 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने का रूल हमने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है पीछे भी। अच्छा, अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि परसेंटेज डाउन होके 98% हो जाए, परसेंटेज डाउन होके 98% हो जाए। देखो ध्यान समझना, अगर रूम में 100 लोग हैं और 98% हो जाए निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर हम नंबर ऑफ पीपल का बात करें तो 98% ऑफ अगर हम 100 करेंगे, मतलब हमें वी वांट यहाँ लिख लेते हैं, वी वांट नंबर ऑफ पीपल, हमें कितना चाहिए? 98% चाहिए। तो अगर हम 100 का 98% निकालेंगे तो यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे? 98 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसका ध्यान समझना, अगर अब हमें इसका परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 98/100 गुना 100। अब ये जो मेरा आया है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो मेरा आया है ये दोनों हो जाएगा इक्वल, क्योंकि हम यही निकाल रहे थे ना कि कितना परसेंट लोग, कितना लेफ्ट हैंडेड पीपल निकल गया उसका परसेंटेज निकाला, और यहाँ पर भी वही है। ठीक है, वही परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों हो जाएगा इक्वल। ठीक है, 99 माइनस x और 100 माइनस x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 98/100 इंटू 100। यहाँ से ये और ये 100 कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपली हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं।
तो ये हो जाएगा 9900 माइनस 100x, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9800 माइनस 98x। ठीक है, क्लियर है। चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। x वाला को एक साथ कर देते हैं, 100 को उधर कर देते हैं, इसको इधर कर ले आते हैं। ठीक है, तो 9900 माइनस 9800 होगा और माइनस 98x, और इधर आके प्लस हो जाएगा 100x। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 2x। तो यहाँ से x बराबर हम लोग बोल सकते हैं 100/2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। मतलब कि जो हम यहाँ पर नंबर ऑफ, एक मिनट, यहाँ पर x हैंड हमने लेफ्ट हैंडेड पीपल जो लीव कर गया उसको x माना था, तो ये जो x है ये क्या है, वैसे लोग हैं जो लीव कर गए थे। हमें यही निकालने भी बोला गया था ना, कितने लेफ्ट हैंडेड पीपल रूम से लीव कर गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर 50 लेफ्ट हैंडेड पीपल लीव। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी में से ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप वाला क्वेश्चन एक यहाँ पर दे दिया गया था। अब एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। लुक एट द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ को देखो। अच्छा, इस ग्राफ में दिया क्या है, ग्राफ में दिया गया है कंप्यूटर के यूज़ करने की एबिलिटी को, और अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे चिल्ड्रन, टीनेज, 20s, 30s, 40s, 50s, सीनियर्स। इस तरह का एज ग्रुप का यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है या फिर यूज़ करने की एबिलिटी है। अच्छा, मेल और फीमेल दोनों को भी दिखाया गया है। जैसे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये फीमेल वाला है और येलो वाला पार्ट मेल वाला है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ग्राफ तो आपको समझ में आ गया कि ग्राफ क्या है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड। इस ग्राफ के बेसिस पर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। अब जैसे अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, दिया गया है कि पीपल इन देयर 20s आर द मोस्ट कंप्यूटर लिटरेट अमॉन्ग ऑल एज ग्रुप्स। 20 एज के जो लोग हैं, 20s वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बोला जा रहा है 20 एज वाले एज ग्रुप वाले जो लोग हैं वो कंप्यूटर लिटरेट ज़्यादा है बाकी के एज ग्रुप से। तो ये क्या वैलिड है? बिल्कुल ये वैलिड है। अगर आप 20s में देखो तो इसमें फीमेल का देखो सबसे ज़्यादा, ये ग्रीन वाला फीमेल का है, तो यहाँ पर देखो फीमेल वाला बाकी के एज ग्रुप से ये सबसे ज़्यादा है, और मेल वाला येलो वाला है। येलो वाला में भी अगर आप देखो बाकी के एज ग्रुप से येलो वाला 20s में ही ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो बस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये वैलिड है, तो बिल्कुल वैलिड है। तो आंसर में बस आपको इस तरह से वैलिड लिख देना, आंसर लिख के। ठीक है। सेकेंड में है वुमेन लैग बिहाइंड इन द एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर्स अक्रॉस एज ग्रुप। अब बताया जा रहा है कि जो वुमेन है ये लैग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाती हैं कंप्यूटर के यूज़ की एबिलिटी में, यूज़ करने की एबिलिटी में महिलाएं पीछे हैं, वुमेन्स पीछे हैं सभी एज ग्रुप्स में। आप सभी एज ग्रुप्स में देखो तो हर एज के एज ग्रुप में मेल ही आगे आपको नज़र आएगा, फीमेल पीछे है। देखो यहाँ पर चिल्ड्रन में भी देखो मेल थोड़ा सा आगे है, यहाँ पर भी मेल थोड़ा आगे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, हर एक एज ग्रुप में मेल्स ही यहाँ पर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं ये लैग कर रही हैं, मतलब कि ये भी वैलिड है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी ट्रू स्टेटमेंट होगा वो वैलिड होगा। थर्ड में है कि देयर आर मोर पीपल इन देयर 20s दैन टीनेजर्स। क्या ज़्यादातर लोग हैं 20s में टीनेजर से क्या ज़्यादातर लोग 20s में है? देखो यहाँ पर बात लोगों का क्या गया है, यानी पॉपुलेशन का क्या गया है, जबकि ये जो ग्राफ है ये पॉपुलेशन को शो नहीं कर रहा है, ये बस ये शो कर रहा है कि कंप्यूटर का यूज़ करने का एबिलिटी किस एज ग्रुप में कितना है, पॉपुलेशन नहीं है ये। तो ये वैलिड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं इस ग्राफ को देखकर कि 20s में ज़्यादा लोग हैं और टीनेजर्स में कम लोग हैं।
ये जो ग्राफ ज़्यादा दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 20s में कंप्यूटर के यूज़ करने की एबिलिटी को, न कि पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये वैलिड फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। ठीक है, फिर है मोर देन अ क्वार्टर ऑफ पीपल इन देयर 30s कैन यूज कंप्यूटर्स। मोर देन क्वार्टर कहने का मतलब है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और 1/4 मतलब 25%। ठीक है, हाफ मतलब 50%। तो मोर देन क्वार्टर मतलब 25% से क्या ज़्यादा लोग 30s में अगर आप देखो 30s, यहाँ 30s में 25% से ज़्यादा लोग क्या फीमेल में है? नहीं, ये 25% से कम में है। क्या ये 25% से ज़्यादा है? नहीं, 25% एग्जैक्टली है, बट ज़्यादा नहीं है। और इनफैक्ट अगर इन दोनों का आप एवरेज भी निकालो तो भी वो 25% से ज़्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला भी वैलिड नहीं है, तो यहाँ पर भी नॉट वैलिड फिर से लिख देंगे। अब आगे 5 में है कि लेस देन 1 in 10 एज्ड 60 एंड अबव कैन यूज कंप्यूटर्स। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 60 या उससे ज़्यादा का एज ग्रुप, 60 या उससे ज़्यादा का जो एज ग्रुप आएगा 50 के बाद 60, यही सीनियर्स वाला आएगा। तो ये बोला जा रहा है कि क्या इनमें जो कंप्यूटर के यूज़ करने की एबिलिटी है वो लेस देन मतलब 10 से कम है, लेस देन 1 in 10 मतलब क्या 10 से कम है? तो बिल्कुल ये तो 10 से कम ही है। ठीक है, तो ये 10 से कम ये 10 से कम आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा वैलिड है, ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में है कि हाफ ऑफ द पीपल, हाफ का मतलब कितना हो गया? 50%। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले क्वार्टर का मतलब 25%, यानी कि 50% इन देयर 20s कैन यूज कंप्यूटर्स। क्या 50% 20s में कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं? अगर आप 20s में देखो तो 50% क्या ये यूज़ कर रही है महिलाएं? नहीं। क्या मेल 50% यूज़ कर रहे हैं? नहीं, ये तो 37% ही कर रहे हैं। इनफैक्ट दोनों का एवरेज भी 50% यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ये भी वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर नॉट वैलिड ही आपको लिख देना है। तो बस इसमें टोटल ये फिगर 8 आउट का टोटल 15 क्वेश्चन था। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। ये 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर्स को अभी हमने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाने का कोशिश करा है। देख सकते हो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी ये चैप्टर यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद के चैप्टर्स के आंसर्स को या फिगर इट आउट के क्वेश्चन को, चैप्टर को समझना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। क्लास 8 का जितना भी हमारी नई नई किताबें निकाली हुई एनसीईआरटी की, सबकी तैयारी आगे आपको करवाई जाएगी। और चैनल पे नए आए हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पर हर चैप्टर के नोट्स आपको वहाँ पर देते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।